हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं रोकर प्रवाह विवरण। ठीक है, विवरण बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से मान के चलिए कि आपको 10 नंबर तक आते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जानेंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जानने के लिए ये जो 3 वर्ड है इसमें लिखा हुआ कैश फ्लो और स्टेटमेंट, तीनों का हम लोग पहले मीनिंग जानेंगे। ठीक है, पहला क्या है? कैश। ठीक है, कैश क्या होता है? कैश क्या होता है? तो जो मेरे पास नगद में रुपया है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग इसमें कुछ और हो जाता है, कुछ और इसमें जुड़ जाएगा। तो कैश का मतलब क्या होगा? कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट है ना। कैश का मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो रोकर नगद में है। ठीक है, जो हमारे पास नगद है प्लस रोकर तुल्य। रोकर तुल्य इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य, मतलब जो उसी के जैसा हो, जो कैश के ही जैसा हो। जो कैश के ही जैसा हो उसको हम लोग कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट। तो अब हमें यह जानना है कि इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा? तो जैसे कि हमारा जो पैसा है वह जमा है कहाँ? बैंक में। जो जमा है बैंक में। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, उसके बाद इसको आप ऐसा समझिए कि वैसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम 3 महीने के अंदर हम लोग कैश में अगर चेंज कर सकते हैं तो वह कहलाता है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट जिसको हम तुरंत कैश में चेंज कर सके जब चाहे तब, तो वह कहलाता है कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आया? मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना, ट्रेजरी, उसके बाद जो ड्राफ्ट्स होता है ये, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज़ें किस में आएंगे? कैश इक्विवेलेंट, रोकर तुल्य में। और कैश तो हम जानते ही हैं, जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो मेरा हाथ में रुपया है, जो मेरे बैंक में रुपया है, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, उसके बाद जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सारे जो है किस में आते हैं? कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, और अगला जो हमें समझना है कि वह है फ्लो। क्या है? फ्लो। फ्लो, फ्लो मतलब प्रवाह। जैसे कि नदी के पानी में जो गुण है उसमें क्या होता है कि बहाव रहता है। तो फ्लो का मतलब हम लोग बहाव भी कह सकते हैं, प्रवाह या बहाव। तो फ्लो 2 तरह का होता है। फ्लो जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। आउटफ्लो। ठीक है, इनफ्लो और हिंदी में कहे तो इनफ्लो कहते हैं अंतर्वाह, आउटफ्लो कहते हैं बहिर्वाह। ठीक है, तो किसका फ्लो देखना है? तो कैश का। तो कोई भी एक्टिविटी, मतलब कोई भी काम अगर हम करते हैं, उस काम को करने पर हमारे पास अगर कैश आ जाए, कैश आ जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे इनफ्लो, कैश का इनफ्लो। ठीक है, और जिस काम को करने से कैश हमारे यहाँ से बाहर जाए, बिजनेस से बाहर जाए, तो उसको कहेंगे आउटफ्लो। जैसे कि अगर हमने एक बिल्डिंग खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया तो क्या हुआ? कैश मेरे यहाँ से गया, क्या आया? गया। तो गया तो आउटफ्लो, गया तो आउटफ्लो, मतलब बिल्डिंग को खरीदना क्या है? आउटफ्लो है। ठीक है, हमने माल को बेचा, माल को बेचा तो क्या होगा? पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, तो उसको कहेंगे इनफ्लो। इनफ्लो। ठीक है, उसको कहेंगे इनफ्लो। तो सीधी सी बात है, इनफ्लो का मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो समझ में आ रहा है? अंतर्वाह और बहिर्वाह, अंतर्वाह और बहिर्वाह। ठीक है, अब इसी कैश के फ्लो के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश के फ्लो के लिए
जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वह होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। तो अगर कोई भी पूछ दे कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, ठीक है, तो वैसा विवरण मतलब वैसा स्टेटमेंट जिसमें हम लोग कैश के फ्लो को जानते हैं कि कैश मेरे पास आ रहा है या कैश मेरे यहाँ से जा रहा है, उसको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसके बाद जो हम चलेंगे इसके एक्टिविटी में चलेंगे कि हमारे पास जो बिजनेस में एक्टिविटी होता है, क्रिया किया जाता है, वह कितने तरह से किया जाता है। तो हम लोग जो अगला सीखने जा रहे हैं वो क्या है, एक्टिविटी, ठीक है। तो कैश फ्लो में कितने तरह के एक्टिविटी को शामिल करते हैं, या फिर हमारे जो बिजनेस में एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी को कितने कैटेगरी में बांटते हैं कैश फ्लो के लिहाज से, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में जो एक्टिविटी होता है, एक्टिविटीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिया, ठीक है, एक्टिविटीज। तो पहला क्या है, ऑपरेटिंग, पहला है ऑपरेटिंग, हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग संचालन, संचालन या फिर परिचालन, संचालन या परिचालन, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब संचालन क्रिया या फिर परिचालन क्रिया, ठीक है, संचालन क्रिया या परिचालन क्रिया। जो दूसरा है वह है इन्वेस्टिंग, दूसरा है इसको हम लोग कहेंगे निवेशीय क्रिया, निवेशीय क्रिया, निवेशीय क्रिया, निवेशीय क्रिया, ठीक है। और जो तीसरा है वह है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसको कहेंगे वित्तीय क्रिया, वित्तीय क्रिया, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि इसमें कैसे बांटेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग है और कैसे बांटेंगे कौन सा इन्वेस्टिंग है और कौन सा फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो हमारे पास हमारे बिजनेस में जितने भी काम होते हैं उसको कैश फ्लो के लिहाज से 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब क्या हुआ, बिजनेस को चलाना, संचालन करना। तो बिजनेस को चलाने के क्रम में जितने भी क्रिया किया जाता है उन सारे क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संचालन क्रिया, परिचालन क्रिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हमारे पास जो भी पैसे हैं उस पैसे का अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे बिल्डिंग खरीद लिया है ना, हमने जमीन खरीद लिया, हमने कहीं शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो जब भी हमने कहीं पैसा लगा दिया तो वह होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा क्या है, वित्तीय क्रिया, है ना। इसको इस तरह से समझिए कि हम लोग जो पैसे का जुगाड़ करते हैं, किसी बिजनेस को करने के लिए पैसे का जुगाड़ करते हैं, तो पैसे का जुगाड़ करना वित्तीय क्रिया हुआ, पैसे का जुगाड़ करना वित्तीय क्रिया हुआ। तो जुगाड़ हम लोग कैसे करते हैं, अगर हमें कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैसे का जुगाड़ करते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पैसे का जुगाड़ किया, ठीक है। तो कहाँ से आते हैं, तो अगर कोई भी बिजनेस करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना खुद का लगाते हैं, खुद का लगाते हैं। जो खुद का लगाया वो क्या हो गया, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है। अगर हमसे नहीं हो पाया पैसा तो हम क्या करते हैं, दोस्तों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, दूसरे से लोन लेते हैं, ठीक है। वहां से नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो मतलब कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करना जिससे कि बिजनेस को कर पाए। तो पैसे का जुगाड़ करना क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन सा होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पैसे का जुगाड़ करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं तो अगला काम हम क्या करते हैं कि अपना जगह जो डिसाइड किए जहाँ पे बिजनेस करना है वहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाते हैं, फर्नीचर खरीदना है फर्नीचर खरीदते हैं, मशीन खरीदना है मशीन खरीदते हैं। तो जब ये सारे काम करते हैं तो वह कहलाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब वह काम हो गया तो हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, चलो बिजनेस किया जाए जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माल खरीद के लाते हैं, है ना। तो माल को खरीदा, उसको खरीदने में जो भी खर्चा आया है ना, आपके दुकान का रेंट हुआ, बिजली का बिल हुआ, हमने ऐड करवाया, प्रचार करवाया, तो ये सारे खर्चे क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। सारे खर्चे क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हम इनफ्लो और आउटफ्लो जानते हैं कि जहाँ से भी पैसे आए उसको इनफ्लो और जहाँ भी पैसे जाए उसको कहते हैं आउटफ्लो, ठीक है।
तो अगर हमने अपना खुद का पूंजी बिजनेस में लगाया, अपना जो जमा पूंजी था हमने क्या किया, बिजनेस में लगा दिया, तो क्या हुआ, इनफ्लो की आउटफ्लो, इनफ्लो क्या हुआ, इनफ्लो, क्योंकि हमें सोचना है बिजनेस के लिए, किसके लिए, बिजनेस। तो बिजनेस में क्या हुआ, पैसे आए, है ना, वह हो गया इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी से, फाइनेंशियल एक्टिविटी से, ठीक है। दूसरा, हमने किसी से लोन लिया, किसी से लोन लिया, तो कौन सा एक्टिविटी हो गया, फाइनेंशियल। कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। तो इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो, इनफ्लो, क्या हुआ, इनफ्लो। क्यों, लोन लिया तो पैसे आए हमारे पास, तो क्या हुआ, इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछ सकता है कि बैंक से लोन लिया, बैंक से कौन सा एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग है। कौन सा है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। और इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, इनफ्लो है, ठीक है। तो बैंक से लोन लिया, किसी दोस्तों से लोन लिया, ये सब क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, और यह इनफ्लो है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि अगर हमने किसी मशीन को खरीदा, किसी बिल्डिंग को खरीदा, फर्नीचर को खरीदा, तो हमने क्या किया, पैसे को इन्वेस्ट किया, पैसे को इन्वेस्ट। तो कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जब भी हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं, किसी भी संपत्ति को, ठीक है, किसी भी एसेट्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो क्या होगा, इनफ्लो की आउटफ्लो, आउटफ्लो। क्या होगा, आउटफ्लो, क्योंकि परचेज करने में पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो कौन सी एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। और जब भी हमने किसी एसेट्स को सेल किया, किसी एसेट्स को सेल किया, तो एसेट्स किस में गया, इन्वेस्टिंग में, तो उसको सेल करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और क्या हुआ, इनफ्लो। क्या हुआ, इनफ्लो। तो जब भी हमने एसेट्स को सेल्स किया, तो क्या हुआ, इनफ्लो। क्या हुआ, इनफ्लो। और परचेज किया तो आउटफ्लो। ध्यान रखना है, जब भी हमने लोन लिया, लोन लेस हुआ तो इनफ्लो, मानी कि परचेज हुआ मानी कि आया तो पैसे आएंगे तो इनफ्लो, पैसे जाएंगे तो आउटफ्लो। अब क्या करना है, हमने किसी से लोन लिया तो, हमने किसी से लोन लिया तो इनफ्लो, इनफ्लो, किसी को लोन दिया तो आउटफ्लो। एक्टिविटी कौन सा, लोन हम दे भी तो सकते हैं ना, लोन हम किसी को दे भी सकते हैं ना। तो लोन दिया, कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, क्योंकि हमारा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, उससे हमें अब ब्याज आएंगे, है ना। तो लोन दिया, लोन दिया, तो कौन सा एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन लिया, फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होता है, लोन को वापस किया, लोन को वापस किया। जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो एक निश्चित टाइम के बाद उस लोन को क्या करते हैं, वापस करते, सधा देते हैं, है ना। तो लोन जो वापस कर दिया, सधा दिया, तो वह कौन सा एक्टिविटी हुआ, लोन लिया था उसको सधा दिया। लोन लेना कौन सा एक्टिविटी हुआ, फाइनेंशियल एक्टिविटी। लोन लेना फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो लोन की वापसी करना भी फाइनेंशियल एक्टिविटी। और क्या होगा, आउटफ्लो। क्या होगा, आउटफ्लो। लेकिन उसी जगह पे हमने लोन किसी को दिया, लोन किसी को दिया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और आउटफ्लो, ठीक है। ध्यान रखना है, लोन लिया, लोन दिया और लोन वापस किया, तीनों तीन चीजें है ना। लोन लिया तो इनफ्लो, कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में। लोन दिया, आउटफ्लो, है ना, कौन सी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में। और लोन जो लिया था उसको वापस कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, है ना, उसको क्या कहेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, ठीक है। ध्यान रखना है। तो हम इस हिसाब से पहचान लेंगे कि कौन सा फाइनेंसिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक वर्ड होता है इंटरेस्ट। क्या होता है, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, है ना। तो ब्याज हमको मिलता भी है और ब्याज हम देते भी है ना। ब्याज हमको मिलता भी है और ब्याज देते भी हैं। तो ब्याज कब देते हैं, जब कर्ज लिए रहते हैं, ठीक है। जब कर्ज
है। तो ब्याज दिया, ब्याज दिया, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, पेड। तो कौन सा एक्टिविटी होगा? दिया, ब्याज दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नहीं, ध्यान रखिएगा कि गाय के साथ बछड़ा जाएगा, जी साथी, गाय के साथ, बचेगा जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इंटरेस्ट क्या है? बछड़ा है, किसका? लोन का। लोन का, तो इंटरेस्ट हमने जो पेड किया, तो पेड कब करते हैं? जब हमने लोन लिया था, लोन। दिया था। और लोन लेना कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंस। इसीलिए इंटरेस्ट को पेड करना, इंटरेस्ट को पेड करना, कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी, में आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है। जी, इंटरेस्ट पेड करना फाइनेंशियल एक्टिविटी में आउटफ्लो, आउटफ्लो, ठीक है। जी, इसी तरह से इंटरेस्ट हमको मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट। रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट हमें कब मिलता है? जब हम लोन लिए रहते हैं तब, जब हम किसी को लोन दिए रहते हैं। और लोन देना कौन एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। हाँ। तो इसीलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सा एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो, ठीक है। जी, ध्यान रखना है, इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो कैटेगरी हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि किस में जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा। इसी तरह से एक और वर्ड होता है कंपनी में, चूंकि यह बनाता कौन है? कंपनी। इसे ध्यान रखिएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से लेखांकन मानक के अनुसार बनाया जाता है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है उस पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैश फ्लो जो हम बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक 3, लेखांकन प्रमाप 3 एकदम पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो कैश फ्लो कौन से स्टेटमेंट से बनता है? लेखांकन मानक 3 से, ठीक है। अब है कि कैश फ्लो बनाता कौन है? कैश फ्लो बनाता तो कौन बनाता है? तो कोई भी जो पब्लिक कंपनी हो, कोई भी जो पब्लिक कंपनी हो, उसे यह कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। उसके बाद दूसरा इसका मापदंड होता है कैटेगरी की, इसका टर्नओवर कितना है, इसका टर्नओवर कितना है, कितना है। तो जिस कंपनी का भी टर्नओवर, ठीक है, 50 करोड़ से ऊपर होता है, कितना 50 से? करोड़ टर्नओवर, 50 करोड़ से ऊपर होता है, तो उसे बनाना है। तो ध्यान क्या हमें समझ में क्या आया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बनाता है? तो कंपनी बनाता है। कौन बनाता है? कंपनी, ठीक है। जी, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस 3 तरह का करते हैं ना। पहला सोल ट्रेड है ना। सोल ट्रेड में क्या होता है कि एक आदमी बिजनेस करता है, अकेले करता है, जो भी पूंजी लगाना है, जैसे भी बिजनेस को चलाना है, किस तरह करना है, सारा निर्णय उसी को लेना है और सारा इन्वेस्टमेंट भी उसी को करना है। और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है सब उसी का होता है, ठीक है। हिंदी में उसको कहते हैं एकाकी व्यापार, ठीक है। तो जब भी कोई आदमी एकाकी व्यापार करेगा तो उस कंपनी में जो उसने लगाया उसको कहेंगे पूंजी। क्या कहेंगे? पूंजी, ठीक है। लेकिन वही जब अकेले ना किए, हमने क्या किया? पार्टनर के साथ, किसी अपने जैसे और लोगों को जोड़ लिया, तो उस तरह के बिजनेस को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। क्या कहते हैं? और उसमें जो हमारा पूंजी होता है, क्योंकि एक आदमी का नहीं रह जाता, इसीलिए इसी कैपिटल का नाम हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल। क्या हो जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। साझेदार की पूंजी, मतलब है वही पूंजी ही है, लेकिन इसमें अकेले था, इसमें क्या हुआ? कई सारे लोगों के साथ हो गया, पार्टनर्स कैपिटल। अब क्या होगा कि अगर हमें बिजनेस बहुत बड़े लेवल का करना है तो हम लोग क्या करते हैं? कंपनी खोलते हैं। क्या करते हैं? कंपनी के भी अलग अलग प्रकार है ना, अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार है। तो उस प्रकार में न जाते हुए हम लोग यह समझते हैं कि कंपनी का जो पूंजी होता है उस पूंजी का नाम दिया जाता है शेयर कैपिटल। क्या दिया जाता है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्यों देते हैं? क्योंकि कंपनी का पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रहता है। जैसे सोल्टेड बिजनेस में अकेला मालिक हुआ तो पूरा का पूरा पैसा वही लगाया, पूरा का पूरा पैसा, ठीक है। इसलिए कैपिटल डायरेक्ट बोल दिया।
चूंकि पार्टनरशिप एक से ज्यादा हो जाता है इसलिए उसको पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। और कंपनी में क्या होता है, उसके पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे रहते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस शेयर के भी अलग अलग प्रकार हैं। मुख्य रूप से शेयर कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। कौन कौन, इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस। ठीक है, समता और पूर्वाधिकार, समता और पूर्वाधिकार। ठीक है, तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, तो जिसने कंपनी में अपना पैसा लगाया, तो कौन से, तो शेयर खरीदा है, कंपनी का शेयर जिसने भी खरीदा वह कहलाता है शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब कंपनी के जिसने इक्विटी शेयर को खरीदा वह कहलाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स, वह कहलाता है इक्विटी शेयर होल्डर। और कंपनी का जो असली मालिक होता है, वास्तविक स्वामी, वह कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होता है। ठीक है, और दूसरा कौन होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस में और इक्विटी में क्या अंतर है कि इक्विटी शेयर को बाद में पूंजी की वापसी भी नहीं होती है, सबसे लास्ट में होती है जब कंपनी समाप्त हो, नहीं तो नहीं होती है। लाभ भी सबसे अंत में मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस मतलब क्या हुआ, पहले अधिकार, पूर्वाधिकार। तो पहले इसको अधिकार होता है क्या लेने का, लाभ लेने का और पूंजी की वापसी का भी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में, है ना। अब इन लोगों को क्या मिलता है, तो ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज। इसको ऐसे समझिए कि आपने बिजनेस किया तो आपने जो बिजनेस किया और अपना खुद का लगाया वह कहलाया इक्विटी शेयर। क्या कहलाया, इक्विटी शेयर। ठीक है, आपने खुद का लगाया तो इक्विटी शेयर, और बिजनेस का मालिक आप खुद ही है। अब आपको अगर पैसे की और जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, अपने भाई से लेते हैं, अपने भाई से लेते हैं, पहला तो वही काम करते हैं। तो जो भाई से लिया वह हो गया प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आपने अपने भाई से लिया तो वह कहलाया प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अगर आपने अपने पड़ोसी से लिया, अगर आपके पास जो पैसा था आपसे भी नहीं हुआ, आपके भाई से भी नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, अपने पड़ोसी, दोस्तों, रिश्तेदारों से लेते हैं। तो कंपनी को भी अगर पैसे की जरूरत होती है तो क्या करती है, शेयर इशू करती है, या दोनों तरह का शेयर। अगर उससे काम ना चले तो कंपनी क्या करती है, पड़ोसी से लोन लेती है, जिसको कहेंगे डिबेंचर्स। क्या कहेंगे, ऋण पत्र। ठीक है, क्या कहेंगे, ऋण पत्र, है ना। अगर उससे भी काम ना चले तो बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, अब अंतर क्या है कि आपने बैंक से लोन लिया तो उसका निश्चित ईएमआई होगा जिसको आपको भरना है। ठीक है, आपको कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, बैंक को आपसे उससे मतलब नहीं होता है। अगर आपने ईएमआई नहीं चुकाया तो आपके ऊपर बहुत सारे फाइन लग जाएंगे, है ना। दूसरा, आपने जो अपने अड़ोस पड़ोस वाले से भी पैसा लिया उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आपको पैसा देना है निश्चित टाइम के बाद, और उसको ब्याज भी हर महीने का तय है तो महीने में, 3 महीने पर तय है 3 महीने में, 6 महीने पर तय है 6 महीने, साल में तय है तो साल में। जिस तरह से आपने तय किया था उस हिसाब से आपको ब्याज उसको देना है। तो कितना देना है, तो जितना आपने तय किया था। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे या हमारे पास ऑब्जेक्टिव आएगा तो उस समय डिवेंचर से पहले ना 1% लगा रहता है, डिवेंचर से पहले 1% लगा रहता है। जैसे कि 8% डिवेंचर, क्या लगा रहेगा, 8% डिवेंचर, ऐसा लिखा रहेगा। तो 8% डिवेंचर्स का क्या मतलब होता है कि इस पे 8% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, 8% पर एनम। तो जब ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ध्यान रखना है कि ऋण पत्र पर क्या होता है, निश्चित ब्याज दर। क्या होता है, निश्चित ब्याज दर। ठीक है, आपने अपने पड़ोसी से जो लोन लिया उस पर क्या करना है, ब्याज आपको देना ही देना है। ब्याज आपको, आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको क्या करना है, ब्याज देना है। कितना देना है, तो जितना आपने तय किया था। ठीक है, अब अगर आपके बिजनेस में 2 गुना प्रॉफिट हो, 2 गुना
तो क्या करिएगा, उसको 8 के बदले 10% दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। आप अपने पड़ोसी से जो लोन लिया था, है ना, अगर आपका कमाई बहुत ज़्यादा हो गया, 10 गुना कमाई हो गया, तो क्या आप उसको 1 रुपये बढ़ा के देंगे? नहीं देंगे। तो मतलब क्या हुआ, ऋण पत्र पर क्या होता है, निश्चित ब्याज दर और स्थिर ब्याज दर। क्या होता है, स्थिर ब्याज दर। ठीक है, क्योंकि उतना फिक्स है, जितना हमने तय किया उतना ही मिलेगा, उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपके बिजनेस में लॉस भी लग जाए तो वह 8 के बदले 7 नहीं लेगा, 8 के बदले 7 नहीं लेगा। आपका पड़ोसी आपसे 8 के बदले 7 नहीं लेगा। ठीक है, तो जब वह नहीं लेगा तो हम उसको बढ़ा के क्यों देंगे? ठीक है, तो इसीलिए इस पर क्या हो गया, स्थिर ब्याज दर। क्या हुआ, स्थिर ब्याज दर। ठीक है, अब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है, मतलब क्या हुआ, आपके भाई का पैसा हुआ, आपके भाई का पैसा, तो भाई से तो हम लोग ऐसे ही तय में ले लेते हैं ना, कि दे दीजिए। लेकिन ऐसे ही अगर ले लेंगे तो हमारा फर्ज क्या है, उसको ना दे कुछ, ना दे दे। अगर हम कमाते हैं दे तो उसको भी दे। लेकिन वह इस पड़ोसी के जैसे हमसे तंग नहीं करेगा कि हमको दिए दो तो दिए दो। अगर हमारे बिजनेस में लॉस होता है तो वह हमसे इस कहेगा ठीक है अगले साल दे देना। ठीक है, और अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो तो हम उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, व्यवहारिकता में भाई से भी जब लेते हैं ना तो एक तरह से तय करवा के लेते हैं कि इतना % आपको देंगे। तो इसमें भी लगल रहेगा, अगर 10% लगा है तो 10% प्रेफरेंस शेयर। क्या लिखा रहेगा, 10% डिफरेंस शेयर। तो इसको चूंकि हम लोग ब्याज नहीं देते हैं, अपने भाई को ब्याज नहीं देते, कहते कि लो हम लाभ कमाए हैं ना, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो आप भी लो प्रॉफिट, है ना, तो क्या कहेंगे इसको, लाभ। ठीक है, जिसको हम लोग कंपनी के लिए डिविडेंड शब्द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिविडेंड, लाभांश। क्या यूज करते हैं, लाभांश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर 10% क्या, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 8% डिवेंचर में, ये 8% क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 8% डिवेंचर में 8% क्या है, तो 8% क्या है, ब्याज की दर। क्या है, ब्याज की दर। 10% प्रेफरेंस शेयर में 10% क्या है, लाभांश की दर, लाभांश की दर है। ठीक है, तो जब 10% तय है ना तो यह हो जाता है कि 10% उसको देना है प्रॉफिट का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग पैसा देने जाएंगे, लाभ बांटने जाएंगे, तो पहले डिवेंचर वाले को दे देंगे, है ना। हमने जो बिजनेस से कमाया तो पहले किसको देंगे, अपने पड़ोसी वाले को, है ना, पड़ोस वाले को दे देंगे, तब बचेगा तो अपने भाई को देंगे, और उसके बाद जो बचेगा सब मेरा हो जाएगा, है ना। तो हमारी मर्जी, सब एक ही बार में खा जाइए, खर्चा कर लीजिए, या फिर उसमें से कुछ निकाल के अलग रख दीजिए कि जब जरूरत पड़ेगा तो फिर किसी से मांगना नहीं है। जब अलग निकाल के रख देते तो रिजर्व हो जाता है। ठीक है, तो अलग जब हम लोग जो भी कमाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से कुछ निकाल के अलग रख देते हैं कि ठीक है कि ये हो गया हमारा LIC में चला गया, है ना, ये इतना हो गया हम घर बनवाने के लिए रख देते हैं, है ना, ये होता है कि बुढ़ापा में काम आएगा। तो अलग अलग हम लोग सेविंग्स करते हैं, है ना। इसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, अलग अलग सेविंग्स करती है, अलग अलग नाम से। ठीक है, तो चाहे जिस नाम से करे उसको हम लोग रिजर्व ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व अलग अलग नामों से वह करेगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर पे क्या होता है, सबसे अंत में मिलता है, इक्विटी शेयर पे सबसे अंत में मिलता है। और क्या मिलता है, तो लाभांश मिलता है। क्या मिलता है, लाभांश। तो प्रेफरेंस और इक्विटी इन दोनों को क्या मिलता है, लाभांश। ठीक है, लाभांश, है ना। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन आए कि लाभांश दिया, डिविडेंड पेड, डिविडेंड तो कौन सा एक्टिविटी हुआ, डिविडेंड पेड, कौन सा एक्टिविटी, डिविडेंड कब देंगे, लाभांश कब देंगे, जब किसी से लिए रहेंगे। तो लिए रहे तो कौन, फाइनेंस। जब किसी से पूंजी में लिए रहेंगे सहायता तो क्या देते हैं, लाभांश। ठीक है, पूंजी लेना क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, तो लाभांश देना भी फाइनेंस। ठीक है, इसी के बदले रहे कि लाभांश मिला, लाभांश हमें कब मिलेगा, जब हम किसी और को मदद किए रहते हैं पूंजी में, तब हमें मिलेगा। तो लाभांश मिला, लाभांश कौन एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो। ठीक है, क्या होगा, इनफ्लो।
ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इंटरेस्ट पेड रहे चाहे डिविडेंड पेड रहे, इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड, ठीक है। दोनों क्या है, आउटफ्लो है, दोनों क्या है, कौन एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग में, कौन में, इंटरेस्ट रिसीव रहे या डिविडेंड रिसीव रहे, दोनों क्या है, इनफ्लो है, कौन सी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में, क्लियर है। अब जो इन दोनों में ना गया वो सब ऑपरेटिंग है, संचालन है, बिजनेस को जो चलाने में है। अच्छा एक और होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो ऊपर हम लोग पहले समझे थे जी। तो वैसा क्रिया कुछ काम हम लोग ऐसा भी करते हैं जिसमें हमारे पास कैश का आना जाना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कैश का मीनिंग कुछ और होता है, इसमें सिर्फ कैश ही नहीं कैश इक्विवेलेंट भी होता है। जैसे कि हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक में पैसा जमा कर दिया तो क्या होगा, कैश हमारे यहाँ से तो गया, हमारे यहाँ से तो गया, कहाँ गया, बैंक में। तो हम अभी पढ़े थे कि कैश भी और बैंक भी दोनों क्या आता है, कैसे में लिया जाता है, इसलिए इसको कह देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन इसी पे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बैंक में फिक्स करते हैं पैसा तो अस्थायी जमा हो गया लंबे समय के लिए, तो उसको निकाल नहीं सकते। जैसे ही फिक्स किया तो वह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। कौन सा एक्टिविटी हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। लेकिन अगर सीधे जमा किया दिया रहेगा तो कौन सा एक्टिविटी हो गया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश ना ऑपरेटिंग ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। जमा किया या निकाला, ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज किया या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सेल किया, तब क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। संचालन में जो हम बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ के देखना है कि बनता कैसे है क्वेश्चन। हमने तो यह कैटेगरी में डिफाइन करना सीखा कि कौन सा ऑपरेटिंग होगा, कौन फाइनेंसिंग होगा और कौन इन्वेस्टिंग होगा, ठीक है। तो यह पहचानने आ गया कौन ऑपरेटिंग है, कौन फाइनेंसिंग है और कौन ऑपरेटिंग है, ठीक है।